नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने स्टडी चैनल एग्जाम गारंटर में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का है। सभी क्वेश्चन के आंसर पर विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। यकीन मानिए, इस 50 क्वेश्चन को ध्यान से देखने और सुनने के बाद आपकी जानकारी में काफ़ी इजाफा होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो मोटर गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। आइए बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन और बहुत ही जहरीली गैस है। इस खतरनाक गैस का उत्सर्जन कोयले के जलने से बहुत अधिक मात्रा में होती है। यानी जिस ईंधन से जितनी अधिक मात्रा में धुआं निकलता है, उस ईंधन से उतना ही अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सोने की शुद्धता किसमें परिभाषित की जाती है? तो सोने की शुद्धता कैरेट में परिभाषित की जाती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन कोई भी ज्वेलरी 24 कैरेट का नहीं बन सकता, क्योंकि 24 कैरेट सोना काफ़ी ठोस धातु के रूप में होता है। इसीलिए बिना पिघलाए इससे गहने बनाना मुश्किल होता है। आमतौर पर गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट की बनती है। 22 कैरेट ज्वेलरी में 91.66% सोना होता है। ऐसे आमतौर पर सोने में कॉपर मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन हम चाहें तो मजबूती के लिए कॉपर की जगह चांदी या जिंक भी मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सभी ग्रहों के नाम हैं। इसके अलावा 3 बौने ग्रह भी हैं। इनका नाम इस प्रकार है, सीरिस, प्लूटो और एरिस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन या हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वेदों में किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो वेदों में सृष्टि रचयिता शंकराचार्य को कहा गया है। देखिए, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कालपी अथवा कसाल नामक जगह पर हुआ था। शंकराचार्य के पिता का नाम शिव गुरु भट्ट था तथा इनके माता का नाम सुभद्रा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म 5 अगस्त 1930 को हुआ था। कब हुआ था? तो 5 अगस्त 1930 को, तथा इनकी मृत्यु 82 साल की उम्र में 25 अगस्त 2012 को हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो भारत में हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में है। देखिए, हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, श्री कृष्ण का कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया गया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन भागवत गीता में मिलता है। देखिए, गीता में कुल 18 अध्याय है। 18 अध्यायों की कुल श्लोक संख्या 700 है। कितना है? कुल श्लोकों की संख्या इसमें 700 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। देखिए, राजा राम मोहन राय के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सती प्रथा का अंत करना था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। देखिए, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा है। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसे पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? तो वंदे मातरम को 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम समय कितना लगता है? तो राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम समय 52 सेकंड का लगता है। राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब बात आती है कि इसको अपनाया कब गया था, तो इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त पद्धति कब लागू किया गया? तो इसको 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? तो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत में आया। 1927 में ही मद्रास के कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया था। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन के विरोध का फैसला लिया था। अब बात आती है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। इसका विरोध प्रदर्शन करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी के चोट लगने से हो गई। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश भारत के इतिहास का पहला काला अध्याय है। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। देखिए, अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस गुफा को चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। इस गुफा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। किसने विश्व धरोहर घोषित किया है? तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ है। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुई थी तथा इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। दोस्तों देखिए, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी तथा इसकी घोषणा कब हुई थी? तो एक दिन पहले 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन के लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? तो अखिल भारतीय मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। देखिए, बात आती है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना क्यों की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए की गई थी। देखिए, इसकी स्थापना भारत में नहीं बल्कि सिंगापुर में किया गया था। सिंगापुर के किस शहर में? तो सिंगापुर के टोक्यो शहर में किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में की गई थी। लेकिन 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इसका सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया गया। इस सेना की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दे दी गई। उसी समय 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। सुभाष चंद्र का एक और प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना का विस्तार राजस्थान, पंजाब,
तथा हरियाणा में संयुक्त रूप से हुई है। भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ था तथा यह बनकर कब तैयार हुआ? तो 1963 में बनकर तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। कितना है? तो 25.8 किलोमीटर। 1957 में यह बांध बनाया गया था। यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण तथा बिजली उत्पादन था। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। देखिए, बात करते हैं दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। तो दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल में है। इस परियोजना का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर हुआ है। किस आधार पर हुआ है? तो संयुक्त राज्य के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर हुआ है। बात करते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की कुल लंबाई 25,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन है? तो नील नदी। देखिए, नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। यह नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से। इस नदी पर मिस्र नदी के प्रसिद्ध बांध आसवन बांध को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। देखिए, बात आता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया था? तो कलिंग युद्ध में हुए महाविनाश के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने आमोद प्रमोद की यात्राओं पर कब पाबंदी लगा दी थी? तो अशोक ने आमोद प्रमोद की यात्राओं पर कलिंग युद्ध के बाद लगा दी थी। अगला क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में हुआ था। देखिए, धामी गोलीकांड हिमाचल के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। धामी रियासत एक ऐसी रियासत थी जो किसी दूसरे राज्य या राजाओं के अधीन नहीं रहे थे। धामी रियासत के राजा पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। धामी के लगभग 1500 लोगों पर राणा ने गोली चलाने का आदेश दिया था। किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो राणा ने गोली चलाने का आदेश दिया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो भारत की संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी संसद में कोई ऐसा बिल पास होता है जिससे हमारे कानून का हनन होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय रोकता है। उच्चतम न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का भी रक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? इसका आंसर है 1990 में। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम को पारित किया गया। इस आयोग की स्थापना महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ है। देखिए, पारसनाथ पहाड़ी को सफ़ेद शिखर भी कहा जाता है। यह पहाड़ी झारखंड राज्य के बोकारो शहर में स्थित है। इस पहाड़ के ऊपर जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह भी अंकित हैं। इस चरण चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो इस चरण चिन्ह को टोंक कहा जाता है। यहाँ पर लोहा, मैग्नीज, डोलामाइट प्रमुख अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
भारत में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? इसका आंसर होगा झारखंड। बात करते हैं अबरख के बारे में। अबरख एक ऐसा खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों के परत के रूप में पाया जाता है। यह रंगहीन या हल्के पीले, हरे या काले रंग का होता है। पूरी दुनिया की ज़रूरत का 80% भाग भारत में ही मिलता है। इसकी पतली पतली परतों में भी बिजली रोकने की क्षमता होती है, यानी यह विद्युत का कुचालक होता है। इसकी इसी गुण के कारण इसका उपयोग अनेक बिजली उपकरण जैसे कंडेंसर, कम्यूटेटर, टेलीफोन तथा डायनेमो आदि में होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। यह पहली बार 1929 ईस्वी में भारत आई थी तथा इन्होंने दार्जिलिंग में शिक्षा ग्रहण की और गरीब तथा लाचार लोगों को मदद देना शुरू किया और गरीब बच्चों को पढ़ाना भी इनका प्रमुख लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति राष्ट्रपति को कहा जाता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 53 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। बात करते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। तो सौर ऊर्जा वैसी ऊर्जा है जो हमें सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा ही मौसम और जलवायु में परिवर्तन करती है। सौर ऊष्मा का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे अनाज सुखाने, खाना पकाने, प्रशीतलन, जल प्रसंस्करण तथा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? इसका आंसर होगा चीन। वही बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण होता है। इस अर्थव्यवस्था में निजी तथा सरकारी स्वामित्व का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद इस प्रकार से हैं। पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है आपादान, छठवां है संबंध, सातवां है अधिकरण और आठवां है संबोधन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए सही इकाई प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष से ही अंतरिक्ष की दूरी मापी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जितना कि प्रकाश निर्वात में 1 साल में तय कर लेता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खाना पकाने वाली एलपीजी गैस किसका मिश्रण है? तो खाना पकाने वाली एलपीजी गैस प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में भरी जाती हैं। तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? तो कैडमियम सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। कैडमियम बैटरी की खोज स्वीडिश वैज्ञानिक वाल्डेमार जंगनेर ने 1899 में किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? इसका आंसर होगा एंडीज। देखिए, डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पीड़ित व्यक्ति को इतना दर्द होता है मानो उसकी हड्डी टूट गई है। डेंगू बुखार डेंगू वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का आपेक्षिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। देखिए, जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। सफ़ेद क्रांति यानी वाइट क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB द्वारा एक पहल थी। यह कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। इस योजना से भारत में दूध उत्पादन में काफ़ी मात्रा में बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा केरल। केरल राज्य भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में मसाला का उत्पादन करता है। भारत का मसालों के उत्पादन, उपभोग तथा निर्यात तीनों में पहला स्थान है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर होगा हीलियम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा बैटरी। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। देखिए क्वेश्चन आता है कि लेड बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो लेड बैटरी का आविष्कार 1859 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री गैस्टन प्लेंटी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? इसका आंसर होगा पेनिसिलिन। और इसका खोज कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक तारा है। देखिए सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।